नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं ये सब जानते हैं, पर साइकोथेरेपिस्ट का यहाँ पे क्या काम है। तो बचपन से ना हमारे साथ कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न चलते हैं जो हमें आगे ना तरक्की नहीं करने देते। वो हमारी तरक्की के आगे, हमारी खुशियों के आगे ना एक रुकावट लेके आते हैं। और जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो इन्हीं तरह के बिहेवियर पैटर्न्स को ना तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें एक नई सोच देते हैं। तो बेसिकली जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं ना, वो आपकी सोच को बदलने का काम करते हैं। कई बार हमारी जो सोच होती है ना, वो हमारी सक्सेस के आगे एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, हमारी खुशियों के आगे एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, और जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, हमारी जॉब में प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत तरीके की रिलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो साइकोथेरेपिस्ट का काम होता है, इन्हीं तरह की ना कुछ इश्यूज़ को नए विजन में डालना, नए तरीके से दिखाना, और इसमें काम आती है साइकोथेरेपी। तो अगर एक एस्ट्रोलॉजर जो आपको डीप डाउन अच्छी तरह आपके इन एंड आउट देख सकता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, और उसके साथ आपके बिहेवियर पैटर्न्स को भी देख सकता है कि आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दोनों काम कर देता है। तो एक एस्ट्रो साइकोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं आपकी कुंडली से आपके कर्मों के बारे में जान सकती हूँ कि आप यहाँ पे किन कर्मों को करने के लिए आए हैं और आपको किस तरह से उन्हें परफॉर्म करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं चलता कि हमें अपने कर्मों को कैसे परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे काम आती है साइकोथेरेपी। तो हम इसकी सहायता से ना, वो जो सोचने का तरीका है, वो जो चीज़ों को परफॉर्म करने का तरीका है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसी आदतें लेके आए होते हैं जो हमारे कर्मों को करने में ना बाधा डालती है। तो अगर आपको भी अपनी कुंडली दिखवानी है, आपको भी अपने कर्मों के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे ना मैसेज कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे 11th हाउस के ऊपर कि हमारी कुंडली में 11th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस होता क्या है? 11th हाउस होता है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर, हमारी डिज़ायर्स की कंप्लीशंस का घर, गेन का, लाभ का, कि जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें कितना गेन मिलेगा, हमारी जो डिज़ायर्स हैं क्या वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये सब ना हम 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस 10th हाउस से आगे का घर है, 10th से सेकंड हाउस है। 10th हाउस हमारा किसका होता है? 10th हाउस हमारे कर्मों का होता है, हमारे क्रियमान बनाने का होता है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा कि 10th हाउस होता क्या है। तो जो कार्य हम 10th हाउस में करते हैं, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड है या समाज से रिलेटेड है, अब उनसे हमें क्या गेन मिलेगा, क्या हमारी इच्छाएं पूरी होंगी या हम इच्छाओं के जाल में फंसे रहेंगे, उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब उसका पता चलता है हमें 11th हाउस से कि 11th हाउस का लॉर्ड कुंडली के किस भाव में बैठा है और क्या डिज़ायर रिप्रेजेंट करता है ना, वो 11th हाउस बताता है। तो आज हम बात करेंगे कि 11th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपकी इच्छाओं को क्या मोड़ देता है, वो क्या बताता है कि आपकी इच्छाएं क्या हो सकती है और आपको किस तरह से उन्हें अचीव करना है। आप उन्हें अचीव कर भी पाएंगे या सिर्फ उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो ये उसमें बैठा प्लैनेट भी बताता है। आज का वीडियो ना पार्ट 1 है, जिसमें 11th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं हम आज उसके ऊपर बात करेंगे, और 11th हाउस क्या होता है, वो क्या दर्शाता है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो 11th हाउस का लॉर्ड जहाँ भी बैठेगा ना, आपकी डिज़ायर्स उस भाव से रिलेटेड जो सिग्निफिकेटर्स होंगे ना, उनके लिए बहुत बढ़ा देगा। आपका पूरा जीवन ना उन्हीं के पीछे, उन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहेगा। ये वहाँ से रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। 11th हाउस के लॉर्ड की जब भी दशा या अंतर्दशा आएगी तो उसके प्रभाव पूरी अच्छी तरह देखे जा सकते हैं। और 11th हाउस क्या बताता है? 11th हाउस फ्रेंडशिप का हाउस है। आपका फ्रेंड सर्कल यहाँ से देखा जाता है, आपका सोशल सर्कल यहाँ से देखा जाता है, बिजनेस नेटवर्किंग वो आपकी यहाँ से देखी जाती है, टीम वर्क देखा जाता है, गुड लक भी हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम ह्यूमैनिटेरियन वर्क देखते हैं कि आप समाज के लिए कितना काम करते हैं।
और इसको हम समाज से रिलेटेड हाउस भी कहते हैं कि यहाँ पे लोग जनरली जिनकी कोई प्लैनेट वहाँ पे बैठा है, तो वो लोग ना ह्यूमन सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे सोशली सबको फ़ायदा हो। ये आपके बड़े भाई या बड़ी बहन को भी दिखाता है। ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर है। आपको अपने प्रोफेशन से कितना लाभ होगा, ये उसका भी घर है। तो 11th हाउस वैसे तो देखें कि बहुत अच्छा घर है, पर ये है तो उपचय हाउस, है तो त्रिक हाउस। तो ये काम कैसे करता है? कुंडली में जो 11th हाउस होता है उसे त्रिक भाव कहते हैं। हमारी कुंडली के 3 हाउसेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना मेलेफिक हाउसेज कहते हैं, जिनको हम त्रिक हाउस कहते हैं। तो त्रिक हाउस कौन कौन से हैं? 3rd, 6th और 11th। सबसे कम मेलेफिक माना जाता है इन तीनों में 3rd हाउस। उसके बाद उससे ज़्यादा मेलेफिक माना जाता है 6th हाउस, और उससे ज़्यादा मेलेफिक माना जाता है 11th हाउस। तो हमेशा 11th हाउस का मतलब गेन ही नहीं होता, हमेशा डिज़ायर्स की पूर्ति ही नहीं होती, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेलेफिक होता है ना। तो इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, इसका स्वामी कुंडली के कौन से भाव में बैठा है, वो दिखाता है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे इन तीनों को जो हम त्रिक भाव कहते हैं, और ये तीनों भाव ही उपचय भाव भी है, जो समय के साथ अपने प्रभाव को ना बढ़ाता रहता है। अब इसके अंदर अगर कोई प्लैनेट खराब बैठा है, वो कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, तो समय के साथ ना उसका प्रभाव खराब बढ़ता जाएगा। और वहीं पे अगर वो अच्छा बैठा है, तो समय के साथ वो उसको अच्छा करता रहेगा। तो ये दोनों रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं त्रिक हाउस के सबसे मेलेफिक हाउस की, 11th हाउस की। तो अगर 11th हाउस का लॉर्ड 3rd, 6th, 10th और 11th इन चारों के अलावा कहीं और बैठा है ना, तो उसके प्रभाव कम हो जाते हैं। तो हम इसको ना इस तरह से देखेंगे कि वो आपको ना मटेरियलिस्टिक गेन करवा देगा, पर उस हाउस से रिलेटेड रिलेशंस में ना प्रॉब्लम ले आएगा, उन्हें ख़राब करना शुरू कर देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या पर्सनल को। अगर आप मटेरियल चीज़ों को प्रेफर करेंगे तब तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, पर अगर आप पर्सनल को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि मुझे इतना ख़राब प्लैनेट मिला है, या मेरी ये दशा चल रही है। तो यहाँ पे वो मटेरियल गेन करवा सकता है, पर रिलेशंस के साथ ना इश्यूज खड़ा कर देगा। पर ये ना अच्छा इफेक्ट भी देता है अगर उस प्लैनेट के साथ 1st हाउस का लॉर्ड बैठ जाए, 5th का बैठ जाए या 9th का बैठ जाए, या उसको ना बेनिफिक जुपिटर देखता हो, तब जो रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज है ना, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर इसमें कोई प्लैनेट बैठा है तो वो क्या बताता है। तो अब अगर 11th हाउस में सन आके बैठ जाता है, तो सन क्या है? सन एक राजा है, एक किंग है, एक अथॉरिटी है। और 11th हाउस को काल पुरुष की कुंडली में किसका घर माना गया है? वो शनि का है। तो सन और सैटर्न एक दूसरे के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो जब सन 11th हाउस में बैठता है और उसकी पोजीशन अच्छी है, वो स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो यहाँ पे ऐसे लोग ना अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वो दुनिया में ना उनको बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है। पर अभी तो मैंने कहा कि ये तो शनि का घर है, तो वो कैसे हो सकता है? तो शनि क्या है? शनि कर्म दिखाता है, शनि आम जनता है, और सूर्य क्या है? सूर्य किंग है। तो यहाँ पे ये वो वाले राजा हैं जिन्हें जनता के बीच में जाके ना काम करना पड़ता है, उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, जनता के दुख दर्द को समझना पड़ता है। तो जिनका सन है ना यहाँ पे 11th हाउस में, तो उन्हें इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध लेनी है कि अगर उन्हें अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, तो उन्हें अपने से जो लोअर काम कर रहे हैं, आपके सबॉर्डिनेट हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपके अंडर जो भी हैं, उनके साथ ना एक म्यूचुअल और एक अच्छा बिहेवियर रखना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करनी है, ना कि उनकी तरक्की में रोक डालनी है, उनके आगे किसी ना किसी तरह की कोई तकलीफ़ें दे देनी है, सो दैट कि वो ग्रो ना कर पाए। तो जो लोग
इस पॉलिसी को अपना लेंगे ना, जिनका 11th हाउस में सन है, तो जो मैंने अभी बोला ना कि उन्हें अपने गोल से को अचीव करने से ना कोई नहीं रोक सकता, उन्हें सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, वो ये सब पा लेते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे पॉलिटिशियंस, या ये कह लो जो जनता और गवर्नमेंट के बीच में काम करते हैं ना, उनकी बातें जनता को बताना, जनता की बातें गवर्नमेंट को बताना, इस तरह की जॉब में हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मून की। तो मून क्या है? मून इमोशंस है, मून हमारी फीलिंग है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, इनके जो फ्रेंड सर्कल होता है वो पूरा इमोशंस के बेस पे बना होता है। अगर दोनों के विचारधारा सेम है, सेम माइंडसेट के हैं, सेम थिंकिंग पैटर्न है, तो इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं उसी पैटर्न के, जैसे वो सोचते हैं उसी तरह के। मून हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि जिन लोगों की ये पोजीशन है मून 11th हाउस में, तो उनकी मदर सोशल वर्कर हो या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हो। अगर यहाँ पे मून की पोजीशन अच्छी है, जैसे वो उच्च का बैठा है, तो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इनके पास सक्सेस भी बहुत जल्दी आ जाती है, ये इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। पर अगर यहाँ पर मून खराब आ जाता है, तो अब क्या होगा कि ये जो लोग होंगे ना, ये इमोशनली इम्बैलेंस होंगे। ये जो भी क्रिएट करेंगे, इनका कोई भी आइडिया होगा, इनका कोई भी जैसे किसी को सलाह देनी है, तो ये अपनी चीज़ों के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, इमोशनली अटैच्ड होंगे कि मैं बता रहा हूँ ना एकदम सही है। और वहीं पे अगर उनके आइडियाज़ को किसी ने बोला कि नहीं हमें ये पसंद नहीं आया, या उनकी क्रिएटिविटी को किसी ने पसंद नहीं किया, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डीपली हर्ट हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जिसकी वजह से इनके साथ लोग काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम तो कुछ भी इसको मना करेंगे तो ये तो एकदम बुरा मान जाएगा, या फिर ये आगे से हमें कभी कोई सलाह ही नहीं देगा, क्योंकि ये लोग अपनी थॉट प्रोसेस से ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। पर यहाँ पे जो 11th हाउस का मून होता है ना, ये फॉरेन सेटलमेंट भी दिखाता है कि ऐसे लोग फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं, या वो ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो फॉरेन से रिलेटेड है। तो अगर 11th हाउस में मार्स आके बैठता है, तो वो क्या बताता है? ऐसे लोग बहुत अच्छे टीम प्लेयर होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे टीम लीडर भी हो सकते हैं, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत अच्छी तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके करते हैं, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल होता है। और इन्हें कोई गोल मिल जाए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, फिर तो उसको पाने के लिए ना ये जी जान लगा देते हैं। ये लोग दूसरों के लिए ना हेल्पफुल भी होते हैं, मतलब अगर टीम में काम कर रहे हैं तो ये बहुत सारे लोगों की हेल्प बिना मांगे भी हेल्प कर देते हैं। लोग इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। अपनी कंपनी में, अपनी जॉब में, अपने किसी भी नेटवर्क सर्कल में ना ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होते हैं, लोग इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। पर अगर ये मेलेफिक है, अगर ये इसकी स्ट्रेंथ खराब है, मार्स की स्ट्रेंथ खराब है, तो मार्स, अभी मैंने बोला वो टीम प्लेयर्स होते हैं, ये टीम में बढ़ चढ़ के बात काम नहीं करेंगे, ये अपने आप को पीछे पीछे रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपनी बातें दूसरों को नहीं बताएंगे। इनके अंदर कंपटीशन स्पिरिट बहुत होगी। कंपटीशन स्पिरिट का मतलब है कि इनके ही फील्ड से रिलेटेड अगर एक काम दो जनों को दे दिया जाए, तो इनके अंदर उसको लेके ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगी कि मुझे ही जीतना है, और उसके लिए वो सही गलत कुछ भी नहीं सोचेंगे, वो नंबर 1 आने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर ख़राब मार्स बैठा होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर ना जेलस भर देता है। ऐसे लोग जनरली अपना नुकसान तो करवाते ही हैं, वो दूसरे का नुकसान करने में भी पीछे नहीं हटते। फिर इनके अंदर ना अपने दोस्तों को लेके भी कंपटीशन आ जाता है, जिस सोशल सर्कल में होते हैं उनको लेके कंपटीशन आ जाता है। इनका अपने परिवार वालों के साथ हो सकता है, उनके साथ भी कंपटीशन हो, या उनसे रिलेटेड भी ना इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं अगर मंगल खराब होता है तो यहाँ पे वो सपोर्टिव होने की बजाय वो एक तरह से देखें तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। फिर वो अपने गोल को अचीव करने के लिए ये नहीं देखते कि वो सही रास्ता अपना रहे हैं या गलत रास्ता अपना रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहने लगते हैं।
तो इनके लिए उपाय क्या है? तो इनके लिए उपाय है कि इन लोगों को ना टीम में रह के कैसे काम करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये शनि का घर है, तो शनि क्या चाहता है? शनि चाहता है कि आप जो काम करें ना सही तरीके से करें, जो करें हार्ड वर्क से करें, शॉर्टकट ना अपनाएं। तो यहाँ पे मंगल वालों को यही सीखना पड़ेगा कि जो काम करना है सही तरीके से करना है, जो सही है उसी को करना है, जो गलत है उसे छोड़ देना और गलत तरीके नहीं अपनाने। अब यहाँ पे आके बैठ गया है गुरु। तो जुपिटर अगर यहाँ बैठा है 11th हाउस में, तो ये 11th हाउस के गेन्स को बढ़ा देता है। अगर यहाँ पे अच्छा जुपिटर बैठा है, बेनिफिक जुपिटर है, तो इसके गेन्स को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों का अपने बड़े भाई से, अपने गुरुओं से बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है और ये लोग इनके लिए ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होते हैं, उनसे भी इन्हें बहुत गेन होता है। अब चाहे वो नॉलेज का गेन हो, पैसे का गेन हो, उन्हें गेन होता है। ऐसे लोग किसी भी काम में जाएं, कोई भी प्रोफाइल पकड़ें, उसमें वो अचीव कर ही लेते हैं। उसमें उन्हें सक्सेस भी मिलती है, उसमें उनको वेल्थ भी मिलती है, उसमें उन्हें मान सम्मान भी मिलता है। पर ये सब तब है जब ये बेनिफिक है। पर अगर ये जुपिटर मेलेफिक के प्रभाव में है, तो मेलेफिक प्रभाव जुपिटर के लिए क्या होते हैं? अगर वो राहु के साथ बैठ गया हो, केतु के साथ बैठ गया हो, या इनकी दृष्टि इस पे पड़ती हो। यहाँ पे अगर जुपिटर राहु के साथ है, बहुत डिमांड हो जाएगी कि मुझे बहुत कुछ जानना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। राहु उनकी डिज़ायर्स को ख़त्म ही नहीं होने देगा, जिसकी वजह से वो हमेशा बेचैन रहेंगे, जिसकी वजह से वो जो उनकी डिमांडिंग रहेगी ना अपने से, उतनी परफॉर्मेंस तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि डिमांड ख़त्म ही नहीं होगी। तो वो खुद से फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर वहीं पे वो केतु के साथ है, तो केतु तो डिटैचमेंट का कारक है और जुपिटर यहाँ पे शनि के ही भाव में बैठा है, तो वो नीच का भी हो जाता है। तो यहाँ पे जुपिटर को नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। अगर वो उस पर एफर्ट नहीं लगाएंगे कि मुझे नॉलेज मतलब वो इस तरफ नहीं जाएंगे, नॉलेज की तरफ, या अपने बड़े बहन भाइयों का सम्मान नहीं करेंगे या अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो उनकी लाइफ में इनकम से रिलेटेड इश्यूज बने रहेंगे, उनकी लाइफ में फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। हो सकता है नेटवर्क सर्कल जो हो वो सपोर्टिव ना हो, उनके फ्रेंड सपोर्टिव ना हो, या क्योंकि ये वाला जो प्लैनेट है ना, गुरु केतु शनि की, उसमें ये अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। तो ऐसे लोगों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए ना अध्यात्म को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी लाइफ की है क्या, आप यहाँ क्यों आए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 11th हाउस में वीनस क्या बताता है? वीनस लग्जरी का प्लैनेट है। तो यहाँ पे जब गेन के भाव में शुक्र आके बैठ गया है, तो ऐसे लोगों की डिज़ायर्स, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वो उनको पूरा करने के लिए ना लगे भी रहते हैं और उनकी वो डिज़ायर्स पूरी होती भी हैं अगर वो बेनिफिक है या अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है। क्योंकि ये हाउस शनि का है, तो यहाँ पे वो अपनी मेहनत से अपनी डिज़ायर्स को पूरा भी करते हैं। वीनस ब्यूटी का भी कारक है, तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी इसी अट्रैक्शन की वजह से ना इनका बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता है, लोग इनके पास अपने आप ही खींचे चले आते हैं। ये लोगों का जो सोशल सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत बड़ा होता है, पार्टी करने वाला होता है, खूब मस्ती करने वाले ग्रुप में होते हैं। यहाँ पे वीनस की ये पोजीशन दिखाती है कि ऐसे लोग ना बहुत क्रिएटिव होते हैं या किसी क्रिएटिव लाइन से जुड़े होते हैं, जो इनका इनकम का सोर्स होता है। वीनस ना पुरुषों की कुंडली में उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि शादी के बाद इन लोगों का गेन बहुत बड़ा हो, मटेरियलिस्टिक गेन बहुत हुआ हो, इनका जो लाइफ पार्टनर हो वो इन्हीं के सोशल सर्कल से हो, इन्हीं के फ्रेंड सर्कल से हो, ये भी देख सकते हैं। इनका लाइफ पार्टनर भी खुद क्रिएटिव लाइन में हो या उससे रिलेटेड बिजनेस में हो। यहाँ पे जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं वो सारा ना लग्जरी से रिलेटेड होगा, हाउस होल्ड आइटम से रिलेटेड होगा, या लग्जरी जैसे मूवीज़ हो गई, सेलिब्रिटीज़ हो गए, ये सब इस पोजीशन से देख सकते हैं क्योंकि ये गेन दिखा रहा है कि आप अपनी ही क्रिएटिविटी से गेन कर रहे हैं।
पर यहाँ पे अगर वीनस खराब बैठा है, किसी पाप प्रभाव में है, तो ये जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई ना, ये बहुत कम हो जाएंगी। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पर हो सकता है कि उनसे आपको धोखा मिले, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको धोखा मिले, फीमेल से आपको धोखा मिले। आप हो सकता है क्रिएटिव लाइन में ना हो, आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते हो, लोगों के सामने नहीं बता पाते हो कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप बहुत ज़्यादा शाय हो। तो यहाँ पे अगर आपको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है, तो पहला तो ये है कि अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। इनफैक्ट सारी फीमेल्स की ना रिस्पेक्ट करना शुरू करें, स्पेशली वाइफ की। क्योंकि अगर वीनस खराब मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पिछले जन्मों में भी आपने ना उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे पर्टिकुलर फीमेल जो है वो आपसे खुश नहीं है। तो हो सकता है वाइफ से लड़ाई रहती हो, किसी फीमेल से भी लड़ाई रहती है, मतलब आपके आसपास जितनी फीमेल्स हो, आपका मिजाज उनके साथ ना मिलता हो। ये मेल के लिए भी हो सकता है, ये फीमेल्स के लिए भी हो सकता है कि उनकी फीमेल फ्रेंड से ना बनती हो। तो इसके लिए है कि आप जितना हो सके फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें। आप फीमेल से रिलेटेड एनजीओज़ में जाके अपना कोई कंट्रीब्यूशन दीजिए, उनको हेल्प कीजिए, क्योंकि 11th हाउस समाज से रिलेटेड है, 11th हाउस समाज सेवा से रिलेटेड है। तो पर्टिकुलर फीमेल से रिलेटेड किसी एनजीओ में जाकर ना अपनी सेवा देना शुरू कीजिए। अब 11th हाउस में आके बैठ गया है बुध। बुध क्या है? बुध आपकी कम्युनिकेशन है, बुध आपका चार्म है। तो अच्छा बुध यहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन देता है। कह लो कि कम्युनिकेशन इनकी ताकत होती है। इसी से रिलेटेड जॉब में ये हो सकते हैं, इसी से रिलेटेड इनकम इन्हें मिलती है। यहाँ पे अच्छा बुध ये दिखाता है कि ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास हर तरह की नॉलेज होती है, इनके अंदर इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, ये बहुत अच्छे अकाउंट्स में हो सकते हैं, इनकी जो कैलकुलेशन स्किल्स होती हैं बहुत अच्छी होती है, और इनके थ्रू ना वो अपनी इनकम भी करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा बुध बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल देता है, बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल देता है, बहुत अच्छा बिजनेस दे सकता है, क्योंकि ये बुध बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। पर अगर यहाँ पे बुध खराब बैठा है, या आप खुद ही बुध को खराब कर रहे हैं, या आपको खुद डिसाइड करना है कि अगर बुध खराब है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा पिकी हो जाते हैं, बहुत जो बच्चे नहीं होते टेंट्रम्स दिखाते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये पहनना है, मुझे नहीं पहनना। चाहे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो, आप उनको भी मना कर दें कि भाई मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो वही चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा पिकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, अपनी बातों से ना लोगों को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अब्यूज़िव हैं, लोगों के साथ अब्यूज़ करके बात करते हैं, गुस्से में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, तो बुध खराब हो जाता है। 11th हाउस का बुध आपको गेन देना बंद कर देगा, आपकी इनकम स्टक हो जाएगी, आपका प्रोफेशन खराब होना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुध आपसे डिमांड कर रहा है अच्छी स्किल्स, ऐसी स्किल्स जिससे लोग खुश हों। और लोग अगर आपके बोलने से खुश होंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका जॉब अच्छी होगी और आपके पास गेन आएगा। तो यहाँ पे अपने बोलने को ना आपको बहुत सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, और जो अगर बात बात में गालियाँ देने की आदत है तो उन्हें ख़त्म करना होगा। अब 11th हाउस में बैठ गया है सैटर्न। तो सैटर्न 11th हाउस में क्या बताता है? 11th हाउस तो सैटर्न का ही है, चाहे वो कैप्रिकॉर्न राशि में बैठा हो, चाहे वो एक्वेरियस में बैठा हो, पर दोनों के रिजल्ट वो डिफरेंट कर देता है। सैटर्न एक प्रैक्टिकल प्लैनेट है, कर्म प्रधान प्लैनेट है, वो कर्मों में विश्वास रखता है, हार्ड वर्क में विश्वास रखता है। तो जिनका यहाँ पे सैटर्न बैठा है, ऐसे लोग ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उन्हें अपने गोल को पाने के लिए ना हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वो उससे पीछे भी नहीं हटते, क्योंकि यहाँ खुद सैटर्न बैठा हुआ है और खुद के ही घर में बैठा है, तो वो कंफर्टेबल है। यहाँ पे इन लोगों का जो नेटवर्क सर्कल होगा, इनका जो फ्रेंड सर्कल होगा, ये उस तरह के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो मैच्योर थिंकिंग वाले हों, जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो लाइफ में।
ये उन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं या इधर उधर बातें करते हैं। ये काम की बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इनका जो फ्रेंड सर्कल होगा, हो सकता है अपने से एजिड लोगों का हो, और अगर एजिड लोगों का नहीं है तो इनके फ्रेंड सर्कल ना मैच्योर बहुत होंगे। तो इनकी जो लाइफस्टाइल रहेगा ना, वो थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ रहेगा। इनकी जो जॉब में अप्रोच होगी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगी। इनकी खुद की मेहनत से ना ये अपनी लाइफ में जितनी भी डिज़ायर्स हैं उन्हें पूरा करेंगे। यहाँ पे अगर ये कैप्रिकॉर्न का सैटर्न है तो ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कि ऐसे लोग ना बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। इनको ना मनी की कैलकुलेशन पता है कि कैसे कमाना है। ये बहुत, जिसे कहते हैं ना कि जिस गोल के पीछे पड़ गए ये उसे पा के रहेंगे। ये उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। और यहीं पे अगर एक्वेरियस का है तो इनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी। ये जो भी काम करेंगे वो थोड़ा हट के करते हैं, थोड़ा इनकी सोच डिफरेंट होती है। हार्ड वर्क तो इन्हें यहाँ पे भी करना पड़ता है, पर ये अपने ही घर में है ना, तो ये कंफर्टेबल है, ये हार्ड वर्क से नहीं भागते। पर अगर यहीं पे ये सैटर्न नीच का बैठा है या किसी पीड़ित ग्रह के साथ है, राहु केतु के साथ है, तो यहाँ पे ये क्या कर देता है कि ये लोग सोशली उतने एक्टिव नहीं होते। मतलब यहाँ पे अब मैच्योर इमेच्योर वाली बात नहीं रहती, ये सोशली उतने एक्टिव नहीं होते। सिंस अगर यहाँ पे नीच का सैटर्न आता है तो हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड इश्यूज आए, मतलब प्रोजनी से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर इनका कोई फ्रेंड सर्कल बनता भी है तो हो सकता है ये गलत लोगों के चक्कर में आ जाए, उनके झांसे में आ जाए, इनके फ्रेंड सर्कल इन्हें गलत रास्ते में डाल दें। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न की सोचने समझने की शक्ति ना कम हो जाती है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच कम हो जाती है। तो यहाँ पे सैटर्न किसी गलत प्रभाव में ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करते, समय के साथ अपने आप को बदलते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इनकी बिजनेस में ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए तो आपको नए विचारों को अपनाना ही पड़ेगा, नई सोच को अपनाना ही पड़ेगा, तब जाके बिजनेस आगे ग्रो करता है। पर ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, तो जिसके कारण ना ये उतनी तरक्की नहीं कर पाते जितनी ये चाहते हैं, जितनी ये डिज़ायर रखते हैं। तो इन लोगों को, अगर जिसका सैटर्न कमज़ोर है, इन्हें मेहनत करने से नहीं बचना चाहिए। इन्हें मेहनत करनी ज़रूरी है। अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर एक बार ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अगर उन्हें दिखता है कि ये लोग मुझे अपग्रेड करने की बजाय ना डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाइए। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना शुरू कीजिए। और यही फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ना कॉग्निटिव थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी होती है। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अपने ही विचारों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं। तो अपने विचारों को चेंज करेंगे ना तो सैटर्न आपको सपोर्ट करने लगेगा। अब 11th हाउस में केतु बैठा है। केतु क्या है? केतु ना डिटैचमेंट है। केतु दिल से सोचता है, हेड तो है नहीं। तो यहाँ पे केतु अच्छा करता है, केतु अच्छी वेल्थ देता है, केतु अच्छा प्रोफेशन देता है, पर यहाँ पे बहुत लिमिटेड फ्रेंड सर्कल देता है, या कह लो नाम मात्र के फ्रेंड्स होते हैं ऐसे लोगों के। और इन्हें इनफैक्ट बहुत लार्ज गैदरिंग में, भीड़ भाड़ में जाना खुद पसंद भी नहीं होता। यहाँ केतु अच्छा गेम दिखाता है, अच्छी प्रॉपर्टीज़ बनवाता है, बशर्ते आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। क्योंकि यहाँ का केतु हार्ड वर्क मांगता है कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे ना अपने गेन के लिए, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, उतना ये केतु आपको देता रहेगा, कुछ लेगा नहीं। तो आपकी मेहनत इज़ इक्वल टू केतु की ब्लेसिंग्स होंगी। तो जितनी आप मेहनत करेंगे केतु आपको उतना ही ब्लेसिंग्स देगा। 11th हाउस में अगर केतु बैठा है तो उसके ऑपोजिट में राहु 5th हाउस में बैठा है। तो
यहाँ पे ये केतु दिखाता है रिलेशनशिप से डिससेटिस्फेक्शन, क्योंकि 5th हाउस को वो देख रहा है, प्यार के मैटर्स को देख रहा है, लव रिलेशंस को देख रहा है। तो उनसे रिलेटेड ना इश्यूज हमेशा बने रहते हैं, उनसे रिलेटेड हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन रहती है। केतु फ्रेंड सर्कल से धोखा भी दिखाता है। अगर केतु अच्छा नहीं है तो ये फ्रेंड सर्कल से धोखा दिखाता है कि लोग इन्हें यूज़ करते हैं और उसके बाद इन्हें छोड़ देते हैं, इन्हें धोखा देते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए क्या सलाह है? पहली बात, नाम मात्र के फ्रेंड रखिए, पर उन्हें अच्छी तरह देख लीजिए। अगर वो आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल हैं तो उनके साथ रहिए, और अगर नहीं है तो उन्हें जाने दीजिए। 11th हाउस में अगर केतु बैठता है तो वो आपसे डिमांड करता है समाज सेवा, स्पिरिचुअलिटी, लोगों की सेवा, उनके साथ कनेक्ट होना, जो नीडी हैं, जिन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करना। क्योंकि केतु तो दिल से सोचता है ना, दिमाग से नहीं सोच रहा। तो ऐसे लोग दिल से लोगों की सेवा करते हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इन्हें करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि केतु आपको तभी ब्लेसिंग देना शुरू करेगा कि उसे दिख जाएगा कि आप समाज में ना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनसे दिल से जुड़ रहे हैं। अब 11th हाउस में आ गया राहु। तो यहाँ राहु ना बहुत अच्छा करता है, बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल देता है। हो सकता है आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल हो, या आपको लोग बहुत जानते हों, आपका जॉब से रिलेटेड नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, अपने आइडियाज़ बताते हो, आपके आइडियाज़ एकदम डिफरेंट और बड़े इनोवेटिव होते हों। यहाँ पे राहु ना अच्छी गेन को दिखाता है, क्योंकि राहु के लोग, जिसका 11th हाउस में राहु होता है, मेहनत करने से नहीं घबराते, वो खूब मेहनत करते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में ना डिज़ायर्स बहुत होती हैं, और वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए वो 24 घंटे काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोग अपनी डिज़ायर्स को ना अपने दम पर पूरा करते हैं। तो जिनका राहु 11th हाउस में होता है, ऐसे लोगों की जो सेटलमेंट होती है ना, वो फॉरेन कंट्री की होती है। ये बहुत डिटर्मिनेशन वाले लोग होते हैं। एक बार इनके दिमाग में जो चीज़ आ गई है उसे पूरा करके रहते हैं। ये किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह के वर्क फील्ड में हो, ये अपनी मेहनत से ना टॉप पर पहुंचते हैं। पर यहाँ पे ना राहु हमारी खुद की कुछ गलतियों की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाता है। और वो गलतियाँ होती हैं कि ऐसे लोगों के अंदर ना ईगो, मैं, अहंकार बहुत आ जाता है। और जैसे ही उनके अंदर ये मैं आता है, राहु अपना असर देना कम कर देता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। वो अपने गोल को पाने के लिए ना अपने दोस्तों को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटते, वो उनको भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको लग रहा हो कि मेरा राहु 11th में हाउस में बैठा है पर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप पहली बात तो ना दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर दीजिए। दूसरों को नुकसान मत पहुंचाइए। अपने अंदर अगर मैं आ गया ना कि मेरे बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता, मेरे बगैर तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती, मैं ही हूँ जो ये सब कर रहा हूँ, इसे हटा दीजिए। जैसे ये हटाएंगे ना, राहु आपके सपोर्ट में आ जाएगा और आपको कामयाबी के शिखर पे ले जाएगा। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो, 11th हाउस पार्ट 1। अब पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी, और उसमें आपको बताऊँगी कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर कुंडली के किसी और भाव में बैठा है तो वो क्या दिखाता है, कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या सिर्फ आप इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए ना आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।